है, आई करंट इन ये सब लिखना है? सॉलिनॉइड। ये सब तो लिखना पड़ेगा, सबके सिंबल अलग अलग नहीं है। न्यू क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ कोर मटेरियल, तभी यूज कर पाओगे। सॉलिनॉइड में भी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लिखना है। सॉलिनॉइड में जो स्मॉल एन है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और जबकि NIA में उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हाँ सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स को कैपिटल एन होता है, और N/L कर दो, कैपिटल N/L तो स्मॉल एन बनता है। ये देखो, ये मान लो ऐसे है, और अगर स्मॉल एन क्या होता है N/L, अगर मान लो ये 1000 टर्न है और ये 2 मीटर है, तो स्मॉल एन की वैल्यू क्या होगी 500 टन्स पर मीटर। तो ये टन्स है और ये कितने मीटर है, तो तब उससे स्मॉल एन आता है। हाँ न्यू कैसे बनेगा, सर जैसा आपने बताया था वैसा बना सकते हैं डायग्राम। ये है न्यू, नहीं ये नहीं है, ये न्यू यही है। जैसा आपने डायग्राम दिया था वैसा बना दो। कौन सा? ये वाला। हाँ हाँ ये बना दे। जो हमने बनवाया है वो बस वही बना। फोर्थ में क्या रूल है, सॉलिनॉइड की एक्सिस से देखो, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट व्यू थ्रू द एक्सिस ऑफ सॉलिनॉइड, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज देन योर साइड इज नॉर्थ साउथ पोल। कैसे तो बहुत दिन से नहीं आ रही, उसमें हम अलग से बताएंगे, ऐसा तुम समझ लो, बस अभी लिख लो, बाद में बता। चलो अभी स्टार्ट करो।
दिखाओ ना मेरे को। अब तुम सब यहीं पढ़ लो कि स्वामी तो फिर करेंगे कब आगे में तो बढ़ना। चलिए स्टार्ट करिए। That is domestic circuits. तुमको क्या ये बात मालूम है कि MRI क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एक ये भी तुम्हारे बुक में है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। That means our nerves produce electrical impulse. हमारे जो ब्रेन तक बहुत सारा एक है ना, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एक चारों तरफ कौन सा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें सब कुछ इलेक्ट्रिक करंट से ही तो होता है। जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो एक माइक्रो एम्पियर में इलेक्ट्रिक करंट होती है। तो उस अगर कहीं इलेक्ट्रिक करंट चलेगी तो क्या उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड की अगर तुम्हें इमेज कंप्यूटर पे मिल जाए तो तुमको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी नर्व्स बॉडी की ब्लॉक है, किसमें से करंट नहीं जा रही है, और वो नर्व सही कर दो तो तुम्हारी बॉडी फिट। क्योंकि हमारे स्पाइन में कहाँ ब्लॉकेज है, कहाँ से रुक रही है। तो हम MRI स्कैनिंग करके क्या करते हैं, एक मशीन होती है, गोल गोल मशीन देखा है, उसके अंदर व्यक्ति को लिटाया जाता है और वो पूरी बॉडी की या ब्रेन की सब मैपिंग ऐसा नहीं अंदर डाल दिया जाता है, तो फिर उससे पूरी बॉडी की मैपिंग वो कर लेता है। तो इसको और जहाँ भी है अगर वो नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड से अलग उसका पूरा पाया गया तो हम जान जाएंगे वो पार्ट में गड़बड़ी है। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। क्यों इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है? क्योंकि जब किसी चीज को छूते हैं देन इट इज कन्वेड टू अवर ब्रेन थ्रू इलेक्ट्रिक इम्पल्स। सो दैट इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगी बताओ? जनरेट मैग्नेटिक फील्ड एंड इफ इट्स इमेज इज टेकन ऑन मॉनिटर एंड और उसके हम फोटो प्रिंट्स ले लें तो MRI स्कैन जब कराया था 5,000 और 10,000 का पड़ता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि नॉर्मल ह्यूमन का क्या हो, तुम्हारा कैसा है, तो तुम में क्या एबनॉर्मलिटी। ठीक है? सो इन आवर बॉडी द मैसेज इज ट्रांसपोर्टेड। चलो नाउ it is MRI scan. MRI scan. In this, such a system is there, and in this a human. ठीक है? तो इसमें इस तरीके से लेटा रहेगा फिर अंदर चला जाएगा। तो ये इस तरीके से लेटा रहेगा और फिर डॉक्टर्स को अंदर डाल देंगे। So in MRI या in our body मैसेज, चाहे कोई भी मैसेज हो फ्रॉम आवर, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बाहर से कोई भी स्टिमुली है, स्टिमुली टू ब्रेन पहुंचाती हैं, और कुछ मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स भी होते हैं। तो चाहे सूचना पहुंच रही हो या हमारी बॉडी में एग्जीक्यूट हो, ये सब इलेक्ट्रिकल करंट से ही होता है। सो मैसेज इज ट्रांसपोर्टेड किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है? दीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और करंट जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। दीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या करंट जनरेट्स magnetic field. So MRI scan machine read the magnetic field mapping around the body. हमारी पूरी बॉडी चलता फिरता मैग्नेट है। तुम्हें मालूम है ना कि ये हमारी बॉडी का सहस्त्रार्थ है और यहाँ मूलाधार है और इसके बीच में और आज्ञा चक्र हैं, कंठ चक्र हैं, हृदय चक्र हैं, ऐसे 7 चक्र हैं। लेकिन पूरी बॉडी में से जो करंट निकलती है वो कहाँ से निकलती है? ब्रेन के सबसे ऊपरी हिस्से से।
तो यहाँ से निकलेगी और फिर यहाँ पीछे का ये वाला जो है लास्ट स्पाइनल कॉर्ड इससे अंदर चली जाएगी। तो ये इस वजह से क्योंकि करंट इस तरीके से मूव कर रही है, जो भी मूव कर रही है। समझ में आ गई बात? सो दैट इज इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना अराउंड बॉडी, इफ इट कैन बी टेकन ऑन मॉनिटर, कंप्यूटर के मॉनिटर पे लिया जा सके, देन द डिसीज ऑफ ए पर्सन कैन बी डिटेक्टेड। करंट हो, करंट के चलने से क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगी चारों तरफ में, तो इट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। इफ इट इज टेकन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैप कर लो मॉनिटर पर, ये दिखा देंगे। सो इफ एक्सरे में आपकी बॉडी से ऐसी रे डाली जाएंगी जो बॉडी के फ्लैश को तो पार कर जाएंगी, हड्डियों को नहीं पार कर पाएंगी। तो जहाँ बोन है वहाँ पर आपके में पीछे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड की स्क्रीन है, तो तुम्हें मालूम है सिल्वर ब्रोमाइड पर जहाँ रोशनी पड़ेगी वो पोर्शन क्या हो जाएगा बताओ, काला, और जहाँ नहीं पड़ेगी वो सफ़ेद। तो क्या एक्सरे देखती है तो जहाँ जहाँ हड्डी वहाँ सफ़ेद मिलता है, वहाँ रोशनी नहीं पहुँची, वहाँ का सिल्वर ब्रोमाइड काला नहीं हुआ, और जहाँ रोशनी पहुँच गई हमारी बॉडी को पार करके वो ब्लैक हो गया, वही एक्सरे। उसमें कुछ लेना देना नहीं है कि उसकी बॉडी में एक एक्सरे मृत व्यक्ति का भी लिया जा सकता है, लेकिन जिंदा व्यक्ति में आपको MRI, क्योंकि उसमें करंट चल रही है, सूचनाएं चल रही हैं, और मृत व्यक्ति में तो कुछ चलता नहीं है, तो मृत व्यक्ति का एक्सरे हो सकता है, तो उसकी बॉडी में पता चल जाएगा कि ये तो डेड बॉडी, उसके अंदर 6 पिस्टल सिल के भेजी जा रही है, निकालो इसका पेट फाड़ के सारी पिस्तौल। मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट। हाँ, क्यों? और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से जनरेट हुई? जो बॉडी में सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, that is the central nervous system. So this, if magnetic field lines are taken, जो lines are taken on monitor, या उसको रीड करो, read on monitor, and it's print out is taken। सभी का प्रिंट आउट नहीं लिया जाएगा, जो उसका अफेक्टेड पार्ट है, ये जो रोगी हिस्सा है, टेकन आउट। द डिसीज इन ह्यूमन कैन बी डिटेक्टेड। इन ह्यूमन, कोई भी तुम्हारी नस कहीं की दबी है, ब्रेन पूरा सिस्टम है, और ब्रेन तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, तुम्हारा मानसिक संतुलन इधर उधर है, तो ब्रेन की पूरी मैपिंग करेगा, कहेगा इस पॉइंट से सही नहीं जा रही है, यहाँ पे ऑपरेशन करो, सर्जरी, और फिर वहाँ से जब इसका स्कल निकालो और उसमें देखो अंदर कहाँ है, थोड़ा बहुत हिलाओ डुलाओ, ठीक ठाक हो जाए। नर्वस सिस्टम से संबंधित होती है। तो अब क्या है, दिस द डिसीज इज लोकेटेड या डिटेक्टेड, तो उस चीज को हम क्या करते हैं, डिटेक्टेड। ये सिर्फ डायग्नोसिस के काम में आता है, डायग्नोज द डिसीज। टू किसके लिए, टू हील इट, या किसी भी तरीके से। अब जरा देखिए, दैट इज डोमेस्टिक सर्किट्स। हाँ सर, ये रीड कैसे करता है? रीड जैसे हमारी बॉडी में यहाँ से यहाँ करंट गई, तो करंट के जाने से चार्जेस चलते हैं, तो आपने देखा था वो कैसे करंट सी जा रही थी, तो दैट इज पल्सेस में एक इलेक्ट्रिक करंट चलती है। जब हमने किसी चीज़ को टच किया तो वहाँ पर एक नर्व में एक्सॉन के थ्रू एक इलेक्ट्रिक करंट चली और वो ब्रेन तक चली गई, लेकिन वो इलेक्ट्रिक करंट जहाँ जहाँ भी जाएगी वो माइक्रो एम्पियर में जाएगी, सिर्फ इतने एम्पियर करंट होगी, लेकिन जितनी भी करंट है उससे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तुमको मालूम है जैसे कि ऑर्स्टेड ने क्या बताया था, दैट इज कि अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक ऐसे वायर में ही जनरेट हो जाती है, ऐसे नहीं हो जाती। वो जो फील्ड जनरेट हो रही है, अगर तुम उसको मॉनिटर में रीड कर सको, कंप्यूटर का एक मॉनिटर होगा, उसमें वो लोग बैठ के देखते रहते हैं कि ये सही व्यक्ति का ये ब्रेन है, ये रोगी व्यक्ति का है, यहाँ गड़बड़ी है, इसकी मैपिंग एक एक पोर्शन देखते हैं तो पता चल जाएगा। देन द स्पॉट वेयर द डिफेक्ट इज देयर, जहाँ से प्रॉपर इम्पल्स नहीं जा रहे हैं या कहीं रुकावट है,
तो उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन रीडिंग कैसे करते हैं, मतलब वो अलग मैग्नेटिक फील्ड से करते हैं फिर? रीड है जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, तो कंप्यूटर में क्या है कि उस तीन अलग अलग चीजें हैं। हमारी बॉडी से मैग्नेटिक फील्ड बनी, तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर तुमको कंप्यूटर में रीड करना है तो उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में फिर बदलना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल इंपल्स जैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड में ये क्षमता है कि वो उससे इलेक्ट्रिकल फील्ड भी बना सके, उल्टा भी हो सकता है। ये फैराडे का नियम है। यानी इलेक्ट्रिसिटी से क्या जनरेट हुआ, मैग्नेटिज्म, तो क्या मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो सकती है। जैसे हमने अभी वो मैग्नेट घुमाया था तो बल्ब जल गया था कि नहीं। तो अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज देन इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे चारों तरफ है उसको हमने इलेक्ट्रिक इंपल्स में जनरेट कर दिया, फिर वो वायर के थ्रू गई मॉनिटर में, वहां से फिर उसको हमने वो जो भी उसके मैकेनिकल फॉर्म्स है या प्रिंट आउट उसको हमने ले लिया। तो जो भी है इस तार से ये इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, लेकिन इसमें कैसे चित्र दिख जाता है, क्योंकि वही इलेक्ट्रिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन को इस पर बम्बार्ड कर रही है जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे, और इस पर सिंटिलेशन पैदा हो रहा है। और फिर चारों तरफ यहाँ मैग्नेट लगे हैं, उनमें वेरिएशंस हो रहे हैं फील्ड में। तो कभी वायर जैसे नहीं कहा कि प्रोटॉन ऐसे जाके इधर चला गया, तो एक प्रोटॉन इधर गया, एक इधर गया, एक उधर गया, उधर गया, तुम्हें शाहरुख खान दिख गया। और कितनी तेजी से हिट करना है वो भी इसमें कंट्रोल है कि शाहरुख खान की आंखें नीली होनी चाहिए, गाल गुलाबी होने चाहिए, वो सब इसमें मौजूद है। इलेक्ट्रॉन के हीटिंग पे है, कितना हीट करे तो कौन सा कलर प्रोड्यूस हो, और वो 1/16 सेकंड तक ही रहेगा। यानी आपकी जो आंखों की परसिस्टिविटी है 1/16 सेकंड तक कोई इमेज रहती है, तो जब तक हटी तब तक दूसरा दे देगा, तब तक दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। आप तो एक चमकदार बल्ब देखो, आंख बंद करो, तुम्हें थोड़ी देर ट्यूबलाइट दिखाई देगी, वो परसिस्ट करती है। तो उस चीज़ को जो भी हो, लेकिन हमें उन सब के बारे में ज़्यादा जानना नहीं है ना, ये पूछा जाएगा। बस इतना समझ लो कि मैग्नेटिक इफेक्ट को हमने उस पर ले लिया है, आगे सब डिलीटेड पोर्शन है, तो उसको हम 11th में ही छोड़ देते हैं। 11th वाले पढ़ाएंगे, डिलीट ही कर दिया तो हम क्या करें, नहीं। हाँ सर, आप भी अब हम लोग देखेंगे डोमेस्टिक सर्किट्स। इसका कोई ज़्यादा ये कभी आता नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत जानना चाहिए। ये हमारे किस पर है? चलो, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो कि हमारे जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। देयर आर सर्टेन एप्लियंसेस विच आर हैंडल्ड पर्सनली। कुछ चीज़ों का तुम प्रयोग छू कर करती हो, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, रेफ्रिजरेटर, ओवन, और कुछ चीज़ों का तुम प्रयोग बिना छुए करती हो, जैसे वो जलती हुई ट्यूबलाइट। तो ऐसे केस में जिनको हम टच करते हैं, अगर उसमें गलती से भी करंट आ गया तो वो फिर हमारी जान ले सकता है। तो इट शुड बी सम सेफ्टी मेजर शुड बी देयर, so that if current is leaked, if something is there, then it should not harm the user. उससे जो उसको यूज कर रहा है उसको तो इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। पीछे दो वायर है भाई, वो पीछे तुमने डिफ्रॉस्ट कर दिया, पता चला वो पुराना फ्रिज है, उसमें पानी इधर उधर, पानी को कौन रोके, तो वहीं चला गया जहाँ प्लग है, तो फ्रिज में करंट आने लग गया। और करंट आने लगा, और करंट आने के साथ साथ इतना करंट आ गया कि वो पानी के साथ साथ धरती में भी करंट जाने लगा। अब बिल आ गया तुम्हारा 1 लाख, क्योंकि यहाँ से तो मना नहीं ना, सरकार कहती है तुम कितना बिल यूज़ करोगे, बस पैसा दे देना महीने के अंत में, करो इस्तेमाल। और तुम्हारा फ्रिज से धड़ाधड़ जमीन में लीक हो रहा है, और 2-4 आदमी भी मरते चले जा रहे हैं डेली बेसिस पे। फ्रिज में जो जा रहा है वो मर जा रहा है, फिर दूसरे को भी बर्फ चाहिए, वो भी मर गया, मरते जाएंगे ना वहाँ पे, और फिर तुम्हें बिल भी देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें सेफ्टी मेजर्स चाहिए कि नहीं। सो देयर आर सर्टन एप्लियंस, बहुत सारे ऐसे भी दिखाएं कि आयरन है, आयरन में ही हाथ चिपक गया, तो उसमें भी तो कुछ स्टील के पार्ट होंगे, कुछ होगा कि नहीं, या ओवन में उसमें भी मेटेलिक पार्ट है। सो देयर आर सर्टन एप्लियंस जिसमें 3 पिन प्लग है। भाई इस बल्ब में क्यों नहीं 3 पिन प्लग है, क्योंकि बल्ब को हम छू के थोड़ी ना रोशनी फेंकेंगे, इसमें 2 पिन प्लग है, तो 2 पिन प्लग नहीं, इसमें अर्थिंग पॉइंट नहीं है। लेकिन जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रिक आयरन होगा उसमें 3 पिन प्लग है, रेफ्रिजरेटर में 3 पिन प्लग है, कि इफ अगर तुम्हारे जैसे ये रेफ्रिजरेटर है और ये रेफ्रिजरेटर का पिछला हिस्सा है, तो पिछले हिस्से में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐसे वायर होंगे, और मान लीजिए
कुछ भी होंगे। और इसमें आगे यहाँ हैंडल है और ये यूजर है। तो अब ये यूजर ने इसको छुआ तो फिर इसके छूने से क्या हुआ बताओ, करंट ये चिपक ही गया। तो अब इसमें ये जो 3 पिन प्लग है तो इससे क्या होगा बताइए, ये तो 2 पिन हुई, सुनो ये है कि यहाँ करंट आए, देख लीजिए करंट आए और फिर करंट होने के बाद इसमें क्या जाएगा, सप्लाई लाइन में जाएगी। ये इसके ऊपर क्या डीप फ्रीजर है, ये तो फ्रीजर होगा कि नहीं, तो इससे सप्लाई गई और इसमें सप्लाई गई और फिर आ गई, तो इसने अपना काम तो कर दिया। लेकिन एक तार यहां से है जो इसके अंदर इस बॉडी से जुड़ा हुआ है, समझो जरा, वो कुछ नहीं है जो तीसरा वायर है, उसने क्या किया बॉडी में कील गाड़ दी या स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू कर दिया पीछे से कि मेटल में, और इस मेटल में ये ऊपर का जो तीसरा पिन है, एक थर्ड पिन होती है टॉप पे, तो वो थर्ड पिन ऊपर वाली है, तो 2 पिन तो ये हो गई, यहाँ से जो वायर है ये नीचे गई, और ये जो तीसरा वाला है ना, ये जो थर्ड पिन वो कहाँ से गई, ये तीसरा वायर है, तो ये 3 पिन प्लग हमने यहाँ लगा दिया। अच्छा अब सोचो जरा, 2 तुम्हारे पास ऑप्शन है, ये तुम्हारे घर में जो थर्ड पिन है वहां भी थर्ड पिन है, वहां भी थर्ड पिन है, इसमें भी 3 पिन है, यहाँ भी 3 पिन है और उस वाले में 3 पिन है, बहुत जगह 3 पिन है। वो बात अलग है कि यूज नहीं कर रहे हैं, हमें मालूम है पंखा कौन छुएगा जाके, हवा पानी को छूने जा नहीं रहा, ठीक है, तो फिर भी सब जगह 3 पिन है, सारी 3 पिन को एक साथ हमने जोड़ दिया, इसको सबको क्या किया गया है, जोड़ा गया है, और जोड़ने के बाद ये वायर बाहर गया है, और वायर बाहर जाने के बाद जहां जाओ पाइप जा रहा है ना साइड वाला, एक जीने से पाइप नहीं जा रहा नीचे, वहीं हमारा वायर भी जा रहा है, और फिर उसमें हमने एक गड्ढा कर दिया था जब यहाँ इसको किराए पे लिया था, और गड्ढा खोद के वो वायर को कॉपर की मोटी चौड़ी स्ट्रिप से घुसा दिया था, और उसमें 2 किलो नमक डाल दिया था, अब बंद करके सीमेंट से सब करा दिया। इससे क्या हुआ फायदा कि अगर मान लीजिए ये करंट इसमें आ गई, ये करंट लीक हो गई, बॉडी में लीक हो गई पानी की वजह से, तो अब करंट के पास 2 रास्ते हैं, तो बताओ इस व्यक्ति से होकर इसमें जाना पसंद करेगी करंट की मेटेलिक वायर से इस धरती में, क्योंकि ये देखो फिर से देखो, मान लीजिए हमारे पास ये है, तो और ये किस तरीके से है, तो 2 इसके पास लूप है। अगर मान लीजिए इसमें 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है इसमें, तो इसमें कितने एम्पियर की करंट फ्लो करेगी, यदि अगर ये 2 वोल्ट का है या 3 वोल्ट का है, इस वाले लाइन में कितनी करंट फ्लो करेगी, बताओ नेहा, आप बताइए। ये सही करेगी, जैसा इन्होंने कहा जब उसको वायर मिल गया कॉपर का तो वो इससे जाएगी ही क्यों, है ना, तो इससे कभी जाएगी नहीं, 0 रहेगी, सो दैट इज 0 करंट विल फ्लो। अगर रजिस्टर है और साथ में तुमने एक ऐसा सर्किट रख दिया जो इस सर्किट को क्या कहते हैं, जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, उसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। सर वोल्ट मीटर भी ऐसे काम करता है, मतलब ये सर्किट कैसा हो गया, इफ एनी सर्किट, तो पहली बात तो अर्पिता ने बोला सर देखिए ये सब गलत बात है, आपको यहाँ 2 एम्पियर करंट नहीं लिखना चाहिए, यहाँ इन्फिनिटी करंट लिखनी चाहिए। बहुत इन्होंने अच्छी बात बताई, कैसी करंट, इनफाइनाइट एम्पियर। ऐसा इन्होंने क्यों बताया, पहली बात तो कह रही इसमें तो सर कोई करंट नहीं जाएगी, अगर किसी को हाईवे मिले या इंडिया गेट तो वो चांदनी चौक से क्यों जाए, हाईवे से जाएगा फर्राटेदार मोटर चलाता हुआ। तो अब यहाँ देखिए V क्या होता है बताइए, और अर्पिता का कहना था सर इसका रेजिस्टेंस तो 0 है, तो आप यहाँ लिख देते कि V बाई R, क्या लिख देते, V बाई R क्या हुआ I, अच्छा V बाई R I, और R क्या है बताएं यहाँ पे, क्योंकि इस पे कोई रजिस्टर ही नहीं लगाया, तो क्या V बाई 0 हो गया, दैट इज I, तो I कितना हो गया, I इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि किसी चीज में 0 से डिवाइड करो, जरा 0 से 9 में भी डिवाइड करो, हाँ सर हाँ कर दिया, किसी भी चीज में करो, तो 0 से करते रहोगे वो अंक कभी खत्म नहीं होगा तुम्हारा। देखो तो ये देखिए
यहाँ देखिए कि 0 से तुम 8 में करो जरा, तो 0 9 जा 0, 8 आ गया, फिर 0 9 जा 0, तुम थक जाओगे लेकिन 8 छुकेगा नहीं, 8 जा कर लो आपकी खुशी है। अच्छा अब जरा देखो, लेकिन जब अर्पिता कह रही थी कि ऐसा है तो सृष्टि ने इसका ऑब्जेक्शन किया। क्या इन्होंने कहा सर देखिए हमें मालूम है रेजिस्टिविटी कॉपर वायर की भी 1.62 into 10 to the power -8 ओम मीटर होती है, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस मानिए, कितनी है इसकी रेजिस्टिविटी? थोड़ी बहुत 1.62 into बहुत ही कम है, माइन्यूट है ओम मीटर, रेजिस्टिविटी इतनी है, तो रेजिस्टिविटी होगी तो थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस होगा, तो इन्फिनिटी से सब थोड़ी कम कर दीजिए, 5000 एम्पियर कर लो, मान लो इन सब में 1-2 एम्पियर बह रही है, 5000 एम्पियर। मतलब इनका कहना था सृष्टि का कि एक यहाँ से तार लो और बल्ब ना लगाओ, वही से तार घुसा दो और फिर स्पार्क का मजा लो, क्योंकि इतनी आग और इतनी हीट डेवलप होगी। क्यों ऐसा बोली? क्योंकि इनका कहना था कि जूल्स हीटिंग लॉ से हीट किसके इक्वल है? I स्क्वायर। ये 0 नहीं है बट नियरली 0 है, 0 नहीं है, नियरली 0 तो है, और I का अब तक स्क्वायर हो चुका है 5000 एम्पियर ही मानो, तो स्क्वायर में कितना हो जाएगा? तो क्या लार्ज अमाउंट ऑफ करंट नहीं हो जाएगी? समझ में आ गई बात कि नहीं? जो मेन है सोर्स उधर से जब तक इधर आ रहा है उसमें भी तो कोई रेजिस्टेंस। मान लीजिए कि जैसे हमारे पास एक ऐसा सर्किट है और सर्किट में ये 3 चीजें हैं, यहाँ से हमने ऐसे किया और फिर यहाँ पे एक बल्ब है, ये लटका दिया, तो जरा देखिए ये बल्ब में एक बार ऐसे आ रहा था और एक ऐसे आ रहा था और इसके बीच में का कोई फिलामेंट लगा था, तो उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से उसकी लिमिट हो गई, क्योंकि 100 ओम 200 ओम कुछ तो होगी, तो उसमें करंट लिमिटेड है। और लेकिन ये तार ऐसे नहीं आ रहा था, वास्तव में जो तुम बाजार से खरीद के लाती हो वो मुड़ा हुआ तार है। कैसा है? मुड़ा तार है। अब ये देखो, कहीं पर बहुत सालों से तुम तार का इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या वो फ्रेड हो जाएगा? फ्रे हो जाएगा, वियर एंड टियर हो जाएगा घिस घिस के, या उसका प्लास्टिक गल जाएगा। और ये तार अब यहीं पर ये दोनों तार जुड़ गए, तो अब इस करंट को आगे जाने की जरूरत नहीं, रेजिस्टेंस में नहीं जाएगी, उसको यहाँ पाथ मिल गया। सो इफ करंट या इलेक्ट्रिक सर्किट बाईपासेस द रेजिस्टेंस, देन सच सर्किट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। ये छोटा सर्किट हो गया, पहले सर्किट बड़ा था, अब उसने बाईपास कर दिया, अब ये सीधा ये वायर यहाँ से यहाँ करंट जाएगी, तो इस सर्किट को क्या कहेंगे? शॉर्ट सर्किट। सच इट लीड्स टू हैवी अमाउंट ऑफ करंट एंड इट डेवलप्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड स्पार्क। क्यों स्पार्क डेवलप होगा? क्योंकि जूल्स हीटिंग लॉ क्या कहता है कि इफ करंट इज हाई, हाई करंट क्यों हुई बताओ जरा, या इस नियम के अनुसार, ओम्स लॉ के हिसाब से। हाँ, करंट को जो वायर है वैसे घुमा घुमा के डाला है, घुमा घुमा के डालते नहीं, बाजार में ऐसे होते हैं ना कि कॉइल्ड वायर ही मिलते हैं, और ना भी वो एक ही वायर है, पता चला तुम्हारे फोन का ही वायर है, लीड है, कभी टूट टूट के दोनों मिल नहीं जाते हैं, उनके संपर्क गल नहीं जाता है। तो बहुत यूज होने पे अगर 2 वायर आ रहे हैं, एक आएगा दूसरे से फिर रजिस्टर से होके जाएगी करंट, अगर वो गल जाए तो क्या उन दोनों वायर के कभी टच करने की संभावना नहीं होती है? इट विल ट्विस्ट एट सर्टेन टाइम, इट ट्विस्ट ऑल्सो। इसमें 2 वायर हैं, अभी तो नया है, अगर ये बहुत पुराना होता कि मुड़ ना जाता, गल ना जाता, तो गल जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा? क्या वो दोनों वायर कभी संपर्क में नहीं आ सकते? कोई इसी में 10 आदमियों को 20 आदमियों को रोज चलाओ, इस संपर्क में आ ही जाएगा घिस घिस आके, तो इसी में चलो मेले में पड़ा है, तो वहीं शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इट लीड टू स्पार्क एंड देयर विल बी कैचिंग फायर इन मेला। ऐसा नहीं होता है। अब हम लोग देखें कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। ठीक है, पहली चीज क्या है? शॉर्ट सर्किट। फिर अर्थिंग भी देख लेंगे। तो ये वास्तव में एक शॉर्ट सर्किट का एग्जांपल है। हमारा वायर सीधे कनेक्ट हो गया तो ये बाईपास कर देगा, इसको रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है। या ये यहाँ ना लिखना चाहो तो समझो कि वायर यहाँ से यहाँ किसी वजह से कनेक्ट हो गया, तो भी तो शॉर्ट सर्किट ही है। वो कहेगा हम वहाँ थोड़ी ना जाएंगे, पहाड़ियों से होकर क्यों जाना है, इसी रास्ते जाओ, ये सबसे अच्छा रास्ता है। द करंट फॉलोज द इजीएस्ट पाथ। करंट हमेशा कौन सा रास्ता चुनती है? इजीएस्ट पाथ। तो ये लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। बताओ
इसमें सबसे ज्यादा एसी में से सबसे ज्यादा करंट जा रही है कि 0 वाट के बल्ब से अगर वहां लगाओ? करेक्ट। इन्होंने कहा सबसे ज्यादा एसी जा रही, खूब ऊर्जा दे रही है। क्यों? क्योंकि वही इजीएस्ट पाथ, वहां चौड़ी चौड़ी कॉपर लगाई गई। आओ हमारे रास्ते से आओ, ज्यादा आओगे तो I2RT से खूब दे के जाओगे। और यहाँ इसने इतना कॉइल बना रखा है कि मजाल है कि करंट निकल पाए, कुछ थोड़ी बहुत बची तो इससे निकल गई। तो I2RT से ही एनर्जी मिलती है, तो इसने दिया भी नहीं। तो जो तुम्हारी कभी तुमने आयरन का ये इलेक्ट्रिक आयरन अंदर से खुलवाया हो, तो जो इसको बनाता है ना, वो दिखाएगा कि इतना चौड़ा स्ट्रिप है और यहाँ पे जुड़ा है पिन और यहाँ पे, तो ये रास्ता देता है, तभी तो 1000 वाट पे जलती है, खूब करंट जाती है सबसे ज्यादा इसी से। तो जो हैवी एप्लियंस हैं उसका रेजिस्टेंस लीस्ट है, जिससे कि उसमें क्या हो, ज्यादा करंट जाए। चाहे तुम्हारा इमर्सन रॉड हो, ये सब हीटिंग एप्लियंस कहलाते हैं। तो इन सब में क्या होती है, ज्यादा करंट जाती है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो पहली बात हमने क्या बताई, करंट फॉलोज द इजीएस्ट पाथ, लीस्ट लेस रेजिस्टेंस मींस। फिर से देखो, यहां पर तुमको ये पता चल रहा है कि ये मान लीजिए ये 5 वोल्ट है, ठीक है, ये 1 ओम है और ये 10 ओम है, ठीक है। अच्छा, सिर्फ ईशान तुम मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, यहां पर करंट बता दो I1 और I2, ज्यादा तो नहीं चाहिए। I1 और I2 की वैल्यू बताओ। ये वर्बल है इसलिए तुमसे पूछा, बस मन में हो जाएगा, पेन नहीं चलाना है, पेन चलाने में गड़बड़ी हो जाएगी। दिव्यांगी अभी चुप रहना, इन लोगों को पहले देख I1 5 एम्पीयर देख लो, इन्होंने बता दिया 5 एम्पीयर। क्यों इन्होंने? क्योंकि I1 R1 जो इस पर वोल्टेज ड्रॉप एट सेल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू इन पैरेलल कनेक्शंस, इट इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच ब्रांच। क्या चीज मैंने बोली? दैट इज ये क्या है बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस। सेल पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? इन पैरेलल कनेक्शन सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच ब्रांच। यहाँ भी क्या 5 वोल्ट है और यहाँ भी, और यहाँ पे तुम अगर वोल्ट मीटर लगा दो तो उसमें भी क्या होगा, वोल्ट मीटर। तो 5 वोल्ट ये सभी इन्हीं के इधर है। चाहे तुम इस रास्ते से जाओ, उस रास्ते से जाओ, तुम्हारे घर से 5 रुपए मिला है, तुमको घर पहुंचने से पहले से खर्च करना है, चाहे जिस रास्ते से जाओ। अब इस बात पर इन्होंने पता लगाया I1 5 एम्पीयर है, तो ध्रुवांशी I2 क्या है? 0.5। तो इन्होंने बता दिया कि 0.5 एम्पीयर। तो मोर रेजिस्टेंस मींस लेस करंट, और लेस रेजिस्टेंस मींस एज रेजिस्टेंस लीड्स टू 0, करंट लीड्स टू इंफिनिटी। मान लो अगर और भी मैं कम कर दूं, 1 की जगह 0.001 कर दूं, तो समझ में आ गई बात कि नहीं? अच्छा, लेकिन हमें इन सबसे ज्यादा मतलब नहीं, हमें क्या लेने देना उसमें 1 या उसमें 2। मैं तो तुमसे इतना पूछना चाहता हूँ कि जूल्स हीटिंग लॉ के नियम से क्या दोनों में इक्वल एनर्जी पैदा होगी? नहीं होगी। चलो मैं देखता हूँ कि अब ये 2 हैं, तो एक इसमें एसी है और एक इसमें 0 वाट का बल्ब है। अब मुझे पकड़ना है वो कौन है। जहाँ ज्यादा एनर्जी डिसिपेट हो रही है वो ज्यादा एनर्जी की चीज है। तो बोलो H1 कितना हुआ? RT मान लो मैंने इसको 1 मिनट चलाया, ठीक है, T को थोड़ी देर रख लेते हैं, तो 5 एम्पियर है और 1, तो ये 25T हो गई। और H/T क्या होता है? T उधर ले लो, तो यही तो पावर होती है, तो इतने वाट का हो गया। अच्छा, अब इस वाले में लो जरा, तो H2 क्या हुआ? I2 स्क्वायर R2T, तो क्या हो जाएगा बताओ? क्या ये 0.5 आया? और ये कितना था? 10 into T। अच्छा, जरा H2/T भी निकालो। अच्छा, 0.5 का स्क्वायर करो तो 0.25 into 10, क्या पावर P2 कितनी आ गई? और ये P1 आ गई थी 25 वाट, और P2 कितनी आ गई? 2.5। अब मुझे बताओ सृष्टि कि जो कम वाट है वही तो 0 वाट है, और 25 वाट है, ऐसे तुम और भी बढ़ा लो। तो जो ज्यादा वाटेज वाली चीज है उसके अंदर रेजिस्टेंस कम था कि ज्यादा? देख लो, कम है कि नहीं? और जिसका कम वाटेज है उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस है।
इतनी बात तो पता चल गई। तो इस मतलब 0 वॉट के बल्ब में बहुत रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है, 500, 1000, 2000 तक रहता है, और इसमें 1 ओम 2 ओम, इतना फर्क। ठीक है, अब हम आते हैं शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब है? when current chooses the TVS or shortest path. मतलब इफ इन सम इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, क्या हो बताइए, इट बाईपासेस द रजिस्टर एंड एक्सीडेंटली, 2 वायर हैं, मान लो जैसे यहाँ से करंट आई, तुमको मालूम है जो 2 वायर होते हैं ये 2 पोल हैं, और 2 पोल के बीच में एक यहाँ से यहाँ तक वायर जाएगा, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ चाइना क्ले रहती है, उसी से होके जाते हैं आपस में, ऐसा थोड़ी कि वायर ही उसमें हो। एक इसमें 220 वोल्ट का होगा हाई वोल्टेज, और एक साथ में क्या होगा 0 वोल्ट का। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 220 वोल्ट। वोल्ट कुछ नहीं, जूल पर कूलम, यानी एक कूलम चार्ज जाएगा तो 220 जूल एनर्जी देगा। ये हमने पहले भी बताया था। वोल्टेज क्या होता है? जूल पर कूलम। एक कूलम चार्ज जब गुजरेगा तुम्हारे किसी सर्किट से तो कितनी एनर्जी देके जाएगा? अब ये जो जितना डिफरेंस हो, तो अगर इनके बीच ये डिफरेंस है, इसको कहेंगे लाइव वायर। ये क्या है? और ये क्या है? न्यूट्रल वायर। तो ये जो मेरे घर में ये स्विच है, इसके पीछे पीछे से 2 लाइनें नीचे तक गई हैं। एक जो ये वाली है लाइव वायर या रेड, और दूसरी कैसी होगी? ठीक है, दैट इज ब्लैक। तो रेड वाली इससे कनेक्टेड है और ब्लैक वाली किससे कनेक्टेड है? ये इससे कनेक्टेड है। ये क्या हुआ? फिर से समझो, जैसे यहां से करंट आई तो ये 220 वोल्ट लाइन कितनी है? तो ये अगर हमने इससे कनेक्ट कर दी तो क्या ये 220 वोल्ट हुआ? और 220 वोल्ट से करंट गई, उसने फिर यहाँ पर जो भी था यूज किया और यूज कर लिया 220 वोल्टेज का जो भी था पोटेंशियल डिफरेंस, और उसने उससे हीट एनर्जी पैदा कर दी। अब फिर धीरे से जो रेसिडुअल करंट है, ऐसा नहीं है कि जाते समय जीरो ही इसमें वोल्टेज हो, जीरो वोल्टेज नहीं रहता है। मेरा कहने का मतलब है अगर ये 250 वोल्ट हो तो इसे कितना होना चाहिए? नीचे वाली है ना, मतलब ये न्यूट्रल वायर चल रहा है, नीचे वाला है ना रेड, वहाँ पे रेड। हाँ। रेड कौन सा है? रेड टू हायर वाला रेड हो गया। और जिसमें करंट बैक जा रही, देखो यहाँ से करंट गई तो ये वाला था करंट, और यहाँ से करंट गई और फिर करंट क्या हुई? यहाँ से बैक हो गई, तो बैक होने के बाद ये इसमें चली जाएगी। तो विच कलेक्ट्स द रेसिडुअल करंट? न्यूट्रल वायर 2 हैं, पोल में एक तार ऐसा है जिसमें हाई वोल्टेज है और एक लो वोल्टेज होगा। तो एक लाइव वायर का है हायर वोल्टेज, एक लोअर वोल्टेज है, ठीक है नहीं? तो एक में रेसिडुअल करंट होगी और एक में क्या होगी? लाइव वायर है तो उसमें हाई करंट है। कुछ लोग क्या कहते हैं, सिर्फ ऐसे यहाँ से घुमा के कटैया बांध देते हैं जो हाई वोल्टेज वाला है, तो वो कैसे बल्ब जलाते हैं? ये देखो, जैसे 2 तार जा रहे थे, उन्होंने सिर्फ यहाँ से हैंगिंग वायर लटका लिया, घुमाया। यूपी में ऐसा करते हैं, ऐसे उसमें क्या है कि बिल नहीं देना पड़ता। और फिर यहाँ से ये देखो, ये देखिए यहाँ से बल्ब जलाया और फिर अब दूसरी कटैया नहीं बांधते हैं, कहते हैं कि हम बेईमानी कर रहे हैं तो बची हुई बिजली तो सरकार को दे रहे हैं, ऐसा फर्ज बनता ही नहीं। तो कहते हैं बिजली नहीं देनी सरकार को, दूसरी वाली की अर्थिंग कर देते हैं, कहते हैं हमारा बल्ब जल गया और बाकी 20-30 बच रही जमीन में जाए। अर्थिंग वाला सब क्या रहता है, तो ऐसे भी जलाते हैं। समझ आया? हाई वोल्टेज से ले लिया और बिजली बचेगी तो उसमें अब क्या होगा, लो वोल्टेज पे आ जाएगी। तो वो जीरो ना होकर के अगर वो 250 है तो 30, थोड़ा उसमें रेसिडुअल करंट है, उसको भी पकड़ोगे तो झटका लगेगा। बचा हुआ करंट वापस, हाँ, वो उसी सप्लाई लाइन में दे देता है, वॉट एवर इज न्यूट्रल वायर उसको वो दे देता है। तो इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन हायर वोल्टेज एंड लोअर वोल्टेज कितने का है? ये 220 का है। अगर ये 250 पे है तो इसे कितना होना चाहिए? 30 वोल्ट का भी तो डिफरेंस रहेगा। तो ऐसे भी चलाया जाता है अप्लायंस। इतनी बात समझ में आ गई? ये वाला यूपी वाला समझ नहीं आया। यूपी वाले का मतलब है, हम लोग कई बार क्या करते थे कि पीछे से जब हम लोग कटैया डालते थे, हम लोग भी करते थे, कटैया हम लो वोल्टेज पे डाल देते तो पापा पीछे से लगाते थे आके कि लो वोल्टेज पे घर की लाइट डिम जल रही है, तुमको मालूम नहीं है हाई वोल्टेज क्या है, और 7th में पढ़ते हो इतनी अकल नहीं आई तुम्हें। अभी बेईमानी सीखो, जमाना कहाँ
तो हम लोग कहते थे हाँ भाई हाई वोल्टेज में लगाना चाहिए, और नहीं तो 30 से लेगी, चोरी भी करो तो छोटे की चोरी क्यों करो, 30 से लेके 0 पे पहुंचा रहे हो, 250 पे डालो, शांत से जलाओ, 0 पहुंचाओ, है बात कि नहीं। हमारे घर के अभ्यास पूरा करंट नहीं करता। 220 वोल्ट पे बने ये जितने भी बने, तो दीज आर मेड ऑन 2, और ये जब 2 पॉइंट तुमने दे दी उसको, उनके बीच का डिफरेंस ही 220 वोल्ट है। सॉकेट तो में 220 240 ना। 240 ये सब 220 है, जो हाउस होल्ड अप्लायंस है वो, हाँ ये सब सॉकेट्स में तो लिखा रहने दो, बट जितने भी हैं अभी हम दिखा देंगे, इट ऑल रन्स ऑन 220, जो जितने सारे सवाल भी 220 के, जितने क्वेश्चन दिए जाएंगे, मेन लाइन सप्लाई वोल्टेज डिफरेंस इज 220, समझ में आ गई बात। सर न्यूट्रल वायर में पहले कोई करंट नहीं होता है, बट बाद में जो हमारा सभी के घर से जो लीकेज करंट है, जो बची हुई करंट है, जो रेसिडुअल करंट है, वो कितनी होगी, दैट इज घर जा रहे हो, साइकिल पंचरी हो गई, तो पापा 30 रुपए देंगे, लेकिन वो तुम्हारा बफर अमाउंट है, वो बचा के लाना है घर में, ऐसा ना हो कि रास्ते में ही रुक जाओ। ये बात समझ आएगी नहीं, मेला के बाद 0 रुपए नहीं होना चाहिए, ये खर्च के लिए ये बफर मनी है, इसको उसके फोन के पीछे छिपा के रखो या अलग से कहीं रखो। तो 220 हाँ? वोल्ट करंट में, जब सारे अप्लायंसेस 220 वोल्ट से बना तो 220 वोल्ट करंट क्यों नहीं चलता? 220 वोल्ट के डिफरेंस पे चलते हैं, वोल्ट करंट नहीं होती, वोल्ट तो पोटेंशियल, 220 वोल्ट ही क्यों नहीं देते, 250 क्यों? इसलिए क्योंकि रेसिडुअल करंट होगी तो हायर साइड हो जाते हैं, तो हायर साइड में जाएंगे, इसको 0 नहीं रखा जाता है, तो मतलब आपको 220 की सप्लाई है दोनों में, तो जो भी आपका बचा हुआ करंट है उन दोनों के बीच का डिफरेंस रहेगा, तो हायर जाने में ठीक है, कोई और वो बात नहीं है। अब जरा देखो, कुछ चीजें समझें, थोड़ी बात तो समझ में आ गई, लेकिन हम लोगों को ये सब कुछ समझना नहीं था, हमें तो शॉर्ट सर्किट पढ़ना है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाट डज इट मीन बाय शॉर्ट सर्किट, ये सब उसमें काम आएगा जब हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे, ठीक है। सो व्हाट इज शॉर्ट सर्किट, देखिए, if due to wear and tear some electric circuit bypasses the, किसको bypass कर दिया इसने बताओ, रजिस्टर, ठीक है, and live wire directly comes in contact with neutral wire, यही बात है, then a large amount of current is flows through wire leads to spark, इससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक स्पार्क, if due to wear and tear, कुछ टूट फूट होता है, wear and tear का क्या मतलब है, wear and tear, और वायर इज फ्रेड, वायर ही तुम्हारा फ्रेड हो गया है, ठीक है, पुराना हो गया, then it is likely that live wire accidentally comes in contact with neutral wire। अब अगर मैं इसे 220 वोल्ट तुम्हारी आसानी के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो ऐसा करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मतलब 220 जीरो जिससे समझ में आए, वरना दोनों हायर उस पर रहते हैं, जो रोज का छोटे वाले से भी हमने करंट ली है, हमको मालूम है, हमारा बल्ब जला है, हम क्यों जीरो बोले, झूठ क्यों बोले, कल को तुमको भी चोरी करनी पड़ सकती है, चोरी में फिर ठीक करो, मतलब उससे भी लोगे तो तुम्हें सरकार दे के ही जाएगी, तो उससे भी 30 वोल्ट का तुम जला ही लोगे, ठीक है। और ये 1.5 वोल्ट का खरीद के लाते हैं लांबा से, या 9 वोल्ट का, यही बल्ब जला देता है छोटे मोटे, तो 30 वोल्ट थोड़ा बहुत जला। चल, सो देन क्या होगा, देन इफ एक्सीडेंटली लाइव वायर, देन एक्सीडेंटली लाइव वायर comes in contact with न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर, प्रियांशु आगे का सेंटेंस बोलो, एंड रुक जाओ, पीयूष तुम बोलो, ना ऐसे नहीं, अभिषेक, एंड बहुत जरूरी सेंटेंस, यस, एंड बाईपासेस, वो किसको बाईपास कर रहा है, जैसे बाईपास रोड नहीं होती है, वो ऐसे गलियों से ना जोकर सीधे बरेली से लखनऊ बाईपास रोड, दैट इज बाईपासेस द रजिस्टर, तो ऐसे में क्या होगा, देन इट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट,
कहेंगे ये तुम्हारा सर्किट तो छोटा है, रजिस्टर कहाँ है, छोटा सर्किट बनाते हो, नाम ही रख दिया उसका, ये शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट का क्या मतलब है, छोटा सर्किट। सब चीजें होनी चाहिए, वोल्ट मीटर, एमीटर, वो कोई सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सब कुछ हो, की भी हो, और रजिस्टर तो हो ही। और तुम कुछ ना लगाओ तो छोटा सर्किट नहीं हो गया। और सर ये जो एक वायर से अब जो निकलने वाला है, अब बल्ब कैसे जलेगा? न जले बल्ब, न जले बल्ब की तो छोड़ो, तुम्हारे घर में आग लगने का ज्यादा खतरा है। ये वायर जो है स्पार्क करेंगे, स्पार्क नहीं करेंगे, जहाँ पर वो टच हो रहे हैं एक्सीडेंटली, फिर हट रहे हैं, फिर टच हो रहे हैं, तो वहाँ पे जहाँ फ्लेइंग हो रही है वहाँ स्पार्क होगा या मेन स्विच में होगा, करंट तो पूरे में जनरेट होगी। इसके लिए कुछ ऐसे मेथड्स हैं? हाँ, मेथड्स हैं, हर 10 साल या 5 साल में वायरिंग चेंज करानी चाहिए। और बाईपास द रजिस्टर, ठीक है। तो इस यहाँ पर भी लीकेज करंट है पूरे में। जब सब स्विच ऑन कर देते हैं आइसोलेटर भी, तो भी हमारी ट्यूबलाइट टिमटिमाती रहती है। हम करीब 1 लाख रुपए लीकेज कर रहे हैं, 1000 रुपये हर महीने का दे रहे हैं भाई, ये लीकेज करंट। क्योंकि अब या तो सारी, ये किराए का घर है तो सारा सब पूरा सर चेंज कराओ तो थोड़ी बचत हो, तो सब ऑफ करके वैसे हम जाते हैं, थोड़ी बहुत तो बचत हुई है। आइसोलेटर भी बंद करके चले जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ गल के तार दीवारों के संपर्क में आ गए, तो जितनी देर तक हम लोग पढ़ रहे हैं दीवार भी करंट हमारी खा रही है। वो वेस्ट हो रही है हमारी करंट, जो हमें यूज में लानी चाहिए वो अर्थ में जा रही है। एंड बाईपास द रजिस्टर, समझ में आई बात कि नहीं? तो हम लोग अगर जुडिशियसली यूज करते तो इस कोचिंग सेंटर में हम लोग 10,000 की बिजली चलाते, जो कि 12,000 की महीने की जाती, 2,000 तक अच्छा। एंड बाईपास द रजिस्टर, तो क्या होगा, क्योंकि कंप्यूटर सर वाले भी एसी चलाते हैं और उनका महीने का खर्च 3,000 रुपये, फिर मेरा कैसे इतना ज़्यादा था। तो बाईपास द रजिस्टर, देन इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किट। तो अब वो हमको देते हैं बिल, हम दोनों का एक साथ है, तो 3 उनका हुआ और हम 12 दे रहे हैं, तो मान लो 3 3 6 तब 9 हो गया, 2 का हमारा चल रहा है, समझो 3 3 3, 2 एसी है कि नहीं, तब भी 9 ही होना चाहिए, फिर हम 12 दे रहे हैं, तो बाकी का 3 का क्या, चलो मैम भी चला लेती होंगी एसी, वो छोटा एसी वो कभी चलाती होंगी, तो फिर भी इतना नहीं होना चाहिए। तो बाई इट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट, इट लीड्स टू लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। इससे क्या होगा बताइए, इन दिस लार्ज अमाउंट ऑफ करंट flows through it, देखिए flows through it, which leads to, प्रियांशु सेंटेंस कंप्लीट करो। स्पार्क, इससे क्या हो जाएगा, हाँ, which leads to large amount of heat in the body. ठीक है, इलेक्ट्रिक स्पार्क एंड चांस ऑफ कैचिंग फायर। कई बार हम लोग देखते हैं कि बहुत पुरानी चांदी चौक की दुकान थी, कपड़ा की 10 दुकानें जल गई, ये सब इसी से होता है। चांस ऑफ इलेक्ट्रिक, बड़े बड़े हेलोजन लगे होते हैं उनके कपड़े की दुकानों में, और उसकी हीट और उनसे जाने वाला तार, जितना बड़ा अप्लायंस चलाओगे वो तार भी गर्म हो जाती है, और फिर उनमें मेल्ट हो जाएगा उसका इंसुलेशन, ठीक है। एंड चांस ऑफ इलेक्ट्रिक फायर, तो ये तुम्हें पता चल गया शॉर्ट सर्किट क्या है। अब हम आगे चलते हैं ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट इधर सर्किट देखिए, ओके बात ना करें। नाउ नेक्स्ट इज ओवरलोडिंग। अब हम समझेंगे व्हाट डज इट मीन बाय ओवरलोडिंग। देख लो ओवरलोडिंग, तुम एक यहाँ स्विच लगाओ, एक यहाँ लगाओ, और जगह मिले तो इस पे भी एक लगा दो, यही ओवरलोडिंग है। एक छोटे से स्विच पे जो 1 एम्पियर की ये करंट ले सकता है, उससे तुम 4 अप्लायंस जोड़ो, कहो इसी से फ्रिज भी चलाएंगे, एसी भी चलाएंगे, ओवन भी चलाएंगे, तो उसके पीछे से जो तार आ रहा है उसमें से भी तो हीट आ रही है, क्या वो उनकी वजह से क्या वो और हीटेड अप नहीं हो जाएगा? इफ मोर करंट इज पासिंग थ्रू सम वायर,
देन उसका भी तो एक लिमिटेड रेजिस्टिविटी है, वो हीटअप होता चला जाएगा। तो ओवरलोडिंग आल्सो लीड्स टू इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो ओवरलोडिंग की वजह से, तो अगर किसी भी वायर से इफ मोर करंट इज ड्रॉन देन द रेटेड करंट, किसी भी वायर की अपनी रेटेड करंट होती है, इतनी ली जा सकती। नहीं तो पतला पतला तार डाल के ऐसी ना चलाते, हम ये क्यों लगाते हैं अलग से? मतलब आप देखिए एमसीबी और ये सब लगाया है, मोटे मोटे वायर लगाए हैं, तो क्यों लगाए गए हैं? क्योंकि जिससे कि ज्यादा करंट हो तो ओवरलोड ना हो, वायर गल ना जाए। नहीं तो कई बार यहाँ स्पार्क वही आता है सामने, हुआ है कि नहीं? तो ओवरलोडिंग हो जाती है। देखिए कि नहीं बोलना, अब देखो सर जब बल्ब चलाते हैं तो उसकी अर्थिंग क्यों करें आप? अर्थिंग अभी बताएंगे, अर्थिंग अभी हमें बताएंगे। नहीं सर, वो जो आपने क्या यूपीएल एग्जाम्पल बल्ब रख के वापस न्यूट्रल क्यों नहीं भेज रहे? न्यूट्रल में भेजना है तो हमें 2 कटैया डालनी पड़ेगी। हम फिर एक कटैया हट जाए, दूसरी हट जाए, कहेंगे अरे वो हिल गई थी तुम्हारे, हम डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं। 2 जगह कटैया डालो, फिर वो हिल जाए, गिर जाए, कटैया ही तो डाली, फिर हमारी लाइट सर्किट ही ना कंप्लीट हो। एक जमीन से जोड़ो, एक डाल के रखो, फिर उसी को देखो। तो ज्यादा कटैया डालोगे, इट इज ए जॉकी, जो कहीं से डाली जाती है जॉकी। अब देखिए मल्टी पिन सॉकेटिंग, ओवरलोडिंग ड्यू टू मल्टी पिन। बात नहीं करो 2 मिनट के लिए अगर, तो ये देखो ये ओवरलोडिंग का फिगर है। एक भाई की हालत खराब है, जरा सा होगा बेचारे की जान ले लो, एक स्विच है इस पे चार्ज बहुत सारे लगा दो, क्या ओवरलोडिंग नहीं हो जाएगी? है कि नहीं? सिंगल स्विच पर बहुत सारे लगा दो, एक ही पिन में बहुत सारे, उसी में मतलब मल्टी पिन सॉकेट में भी मल्टी पिन सॉकेट लगा दिया, इधर से भी सॉकेट, 4 तरफ से सॉकेट लगा, ऐसा वो स्विच हमारा काम कर रहा है। सॉकेट के ऊपर सॉकेट और फिर 3 इंडेक्स चल रहे हैं। वो बिल्कुल वही चीज है। ये भी देखो सॉकेट के ऊपर 2 सॉकेट, ये वाला देखो इधर वाला, एक सॉकेट वो एक्सटेंशन है और एक ऐसे सॉकेट, बेड़ा सॉकेट इधर है कि नहीं? तो ये सारी चीजें तो ओवरलोडिंग के नहीं, ये तो नहीं हो रहा है। एक सॉकेट है, तो देखा आपने कैसे ओवरलोडिंग करते हैं? देखो एवरी वायर, सुनिए, एवरी वायर हैज इट्स रेटेड करंट। पतला भी वायर रहेगा, मोटा भी, वो पूछेगा कि किस काम के लिए, हैवी लोड है, ये पावर पॉइंट बनाना चाहते हो कि नॉर्मल 3 पिन प्लग? ये नॉर्मल 3 पिन प्लग है, वो पावर पॉइंट है ना, तो वो पावर पॉइंट है। तो ओवरलोडिंग देती है, तो वो इसलिए बनाते हैं कि उसमें ज्यादा करंट आ सके, ज्यादा ड्रॉ करनी है। तो हमने आपको बताया कि फ्रिज में कितनी है, तो उसमें बहुत करंट की जरूरत होती है, वो 2 एम्प चाहिए और इसमें 0.02 एम्प, काफी कम चाहिए इसमें। तो इफ मोर देन द रेटेड करंट, इफ करंट फ्रॉम ए वायर इज ड्रॉन मोर देन द रेटेड करंट, आप जितनी ड्रॉ कर रहे हो ना किसी वायर से, वो रेटेड, उसकी जो रेटिंग है उससे ज्यादा कर रहे हो। तो इफ करंट पासिंग थ्रू ए वायर, ड्रॉन चलो ना लिखो प्रवीण, तुम ये तो लिख सकती हो, पासिंग थ्रू ए वायर, जो करंट उससे पास कर रही है, इज मोर देन इट्स रेटिंग, वो उसकी रेटिंग से ज्यादा है, ठीक है? इज मोर देन इट्स रेटेड करंट। हर एक वायर जब तुम बाजार से लेने जाओगी तो वो पूछ लेगा कि कितने एम्पियर की करंट इसमें फ्लो करानी है, या तुम किस अप्लायंस को चलाना चाहते हो, तो वैसी वो वायर देती। तो करंट सबके लिए अलग अलग चाहिए, ज़्यादा करंट होगी तभी I2RT से तुम उससे हीट ले पाओगे। तो I2R तो चाहिए ही, चलो T से डिवाइड कर दो, तब भी तो उतनी पावर चाहिए। तो क्या होगा बताइए? देन इट लीड्स टू,
then इलेक्ट्रीफायर it leads to melting of its insulation and short circuit. अगर इंसुलेशन चला गया तो आराम से वो तार उसके संपर्क में आ जाएगा. तो melting of insulation, ठीक है, and short circuit. तो ओवरलोडिंग क्या है? इट मे बी लेदर बिकॉज देयर आर चांसेस ऑफ कैचिंग फायर. इट मे अकर ड्यू टू मल्टीपिन सॉकेटिंग. ये और क्या हो सकता है? ड्यू टू देख लो, ये जो पीछे इस तरीके से है इसको कहते हैं सॉकेट. और ये क्या है बताइए, जो इसमें लगाया जाएगा, ये प्लग है. तो दिस इज प्लग एंड दिस इज सॉकेट. तो मल्टी पिन, इसे प्लग भी कह सकते हो या पिन. मल्टी पिन सॉकेटिंग, बहुत सारी पिन एक ही सॉकेट में डाले ड्यू टू मल्टी पिन सॉकेटिंग. तो ओवरलोडिंग इस वजह से भी हो सकती है, ठीक है. सो इससे क्या होगा बताइए? इट मे कॉज फायर. इससे क्या होगा? अगर मान लो स्पार्क हमेशा लीड करती है फायर को. ऐसा नहीं होगा कि स्पार्क हो रहा है बहुत, ये पूरा स्पार्क हो जाए, जले ना. वो हमने पेपर क्यों चिपकाया ऊपर उसके? क्योंकि वहां कभी आग लगी होगी. वो सबसे ऊपर सीलिंग में कागज चिपका है, सीलिंग में कागज नहीं चिपका है, तो वो जल गया पूरा, उसकी वजह से आग लगी, धुआं उठा. तो आंचल ने बताया सर ये आपको पीछे से जला जा रहा है. 10th की एक लड़की थी, तो फिर हमने बंद कर दिया. ठीक है, तो ये है इट में कॉज फायर. तो ओवरलोडिंग से हमें बचना चाहिए. वी शुड अवॉइड ओवरलोडिंग. अब तीसरी चीज क्या है? दैट इज ग्राउंडिंग. ग्राउंडिंग का मतलब है अर्थिंग, ठीक है. तो तीसरी चीज देखिए, अर्थिंग. तो कौन कौन से 2 सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं? The safety equipments used in domestic circuits are fuse wire and earthing. In domestic circuit. हाँ श्री सेंटेंस पूरा करो. इन डोमेस्टिक इतना ठीक है, क्या नहीं करो. In domestic circuit, electric fuse and earthing is used to prevent short circuit. अगर ये एक भी बता देती तो फिर वो मेरा असेसमेंट इनके प्रति कमजोर हो जाता, क्योंकि मुझे मालूम था ये एक भी नहीं बताएंगे. लेस लिसनिंग इज लेस लर्निंग, इनका शुरू से सिद्धांत रहा है. तो अब रिपीट करो. इन डोमेस्टिक सर्किट अर्थिंग, ये मतलब ये इंश्योर करती कि हम कम से कम सुने, दोबारा भी नहीं सुन पाए. ये हालत है. इनके साथ पढ़ रही हैं आसपास, पता होना चाहिए. तो इन डोमेस्टिक सर्किट्स सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, जो घरेलू हमारे ये विद्युत उपकरण है, उनमें कौन कौन से सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं? ठीक है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स आर इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड ग्राउंडिंग, या इसको क्या कहते हैं? अर्थिंग. पहले अर्थिंग समझते हैं. So, the equipments which are handled by users,
जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, रिक्वायर्स अर्थिंग। सर एमसीबी गलत होते हैं। एमसीबी में अगर थोड़ा सा भी करंट का फ्लक्चुएशन होगा वो ट्रिप ऑफ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। जरा सा भी फ्लक्चुएशन हुआ, आइदर हाउस को हल्का सा लगा कि अरे ये तार डल के उसके संपर्क में आना, उसके पहले वो स्विच ऑफ हो गया और तुम्हारे घर में आग लगने से बचा लेगा। तो दैट इज, ये भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इन केस ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ करंट ये बहुत अच्छा आ गया आजकल, पहले नहीं था ये डिवाइस। सेफ्टी फ्यूज था, इसने सेफ्टी फ्यूज को ही खत्म कर दिया, अब सेफ्टी फ्यूज भी नहीं कर रहा है। अब एमसीबी सब जगह लगता है, जरा सा इधर उधर होगा अलाउ ही नहीं करेगा ज़्यादा करंट। अर्थिंग क्या है? इन केस इलेक्ट्रिक अप्लायंस are handled by user, then due to leakage current, अगर लाइव वायर कब संपर्क में आ जाए, if it comes in contact with metallic body, then such current is wastage current। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे रेफ्रिजरेटर में खूब करंट भरी हो, चारों तरफ घूमे? वो तो नहीं चाहोगे, वो चाहोगे सिर्फ डीप फ्रीजर में ही जाए। तो उसको क्या कहेंगे? इफ इन केस इलेक्ट्रिक अप्लायंस आर हैंडल्ड बाय यूजर, देन देयर इज ए चांस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क ड्यू टू लीकेज करंट। भाई उसको तुम छुओगी तो क्या पता ये जो पीछे का लाइव वायर है ये इसी के संपर्क में आ जाए, कोई ना कोई चीज फंस गई हो, पानी ही गिर रहा है तो लीकेज करंट हो सकती है कि नहीं? अब पूरी बॉडी में ही करंट फैल जाए। करंट के साथ तो खेल नहीं कर सकते कि इसमें खूब पानी डालो, पीने के बाद उछालो, तुम्हें को करंट मार देगा, वो लीकेज नहीं हो जाएगी तुम्हारे तक। तो इस तरीके से देन यूजर में गेट शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक शॉक। इफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू बॉडी टू ग्राउंड, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक शॉक। सर एक बार आपने बताया था, मतलब आप इसको टच कर लो और चप्पल उतार के खड़े होकर टच करो तो यहाँ से एक सर्किट बन जाएगा, तो वो चीज़ है। तो मान लीजिए अभी यहाँ तुम ये मान लो हाई वोल्टेज है, तो फिर इसके झटके में आपको फिल्मी मजा आ जाएगा। ये 30 वोल्ट का है तो उतना नहीं लगेगा, लेकिन किसी एक में क्या होगा बताइए? So, चप्पल पहनने से होगा? चप्पल पहनने से कुछ नहीं होगा। चप्पल पहनने से तो बर्ड भी उसके ऊपर रहती हैं, खूब बातचीत करती हैं, कुछ होता है? वो तो चाहे 10,000 वोल्ट पे बैठ जाए, लेकिन अगर वो सर्किट पूरा नहीं हो रहा उनको कुछ नहीं होगा। और अगर आप लटक जाओ, लटक के चलो, लेकिन आप लटके और सोचोगे पोल को भी टच कर लो तो आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि वो पोल से आपके थ्रू हो जाएगा। अरे वो सीधा हमने देखा है कि ऐसे पोल को टच किया कि वो कोयला बन गया, कोयला बन के नीचे गिर गया। तुम लोगों ने लाइटनिंग देखी, आदमी खड़े खड़े कोयला बन जाता है, अब गिरते ही गर्दन अलग कोयला, हाथ अलग कोयला। आपको उसका दाह संस्कार ही नहीं करना, पैसा बचा। हाँ, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि इफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस क्या है हैंडल्ड बाय यूजर, देन due to leakage current, due to that is live wire comes accidentally to metallic body of the electric appliance। अगर वो उसके metallic body जैसे हमने बताया नहीं था आयरन है, और इसी के जो metallic body है उसी में ही आयरन में क्या हो जाए, तो कहीं टच हो जाए लाइव वायर, तो फिर इसको अगर वो टच कर लेगा तो क्या होगा? फिर लीकेज करंट होगी कि नहीं? सो देन यूजर may get electric shock in case due to leakage current। ड्यू टू लीकेज करंट हमेशा लीकेज करंट नहीं है, ड्यू टू एनी काइंड ऑफ लीकेज करंट उसको लाइकली टू गेट इलेक्ट्रिक शॉक। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हमेशा नहीं होगा, लेकिन पुराने में हो सकता है कि उसे कभी इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए। हो सकता है तुम्हारा फ्रेड हो गया हो, अंदर से गड़बड़ हो गया हो, गिर गया हो एक दो बार आयरन, कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। तो इस तरीके से यूजर में गेट, ऐसा संभावना है, में गेट लीकेज करंट
गेट इलेक्ट्रिक शॉक, उसको झटका लग जाएगा, एंड मे इट में लीड टू फेटैलिटी, और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो इट मे बी फेटल, फेटल ये घातक हो सकता है। फेटल का क्या मतलब होता है? घातक। ऐसी एक मूवी आई, so it may be fatal। ठीक है, such chances are avoid by grounding the metallic body to earth। ऐसे चांस को अवॉइड करने के लिए तुम्हारे इस बॉडी से पिन लिया गया, और तीसरा वायर भी ले लिया। बोला अगर तुम यहाँ पर इसमें करंट से, बोला कि रेड वायर से कि तुम अगर इसमें अपना करंट दोगे, तो अर्थ ने कहा कि हम इसको सीधा इसमें डाल देंगे, ग्राउंड में डाल देंगे, और इस यूजर के हाथ को मैं आंच नहीं आने दूंगा, क्योंकि वो वफादार व्यक्ति है, उसने मुझे खरीदा है। और समझ आया? बिकॉज द करंट फॉलोज द शॉर्टेस्ट पाथ, इजिएस्ट पाथ। तो सबसे अच्छा पाथ कौन सा है? अर्थ। हमारी बॉडी उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है जितना अर्थ है, तो इस तरीके से अगर उसे इस रेफ्रिजरेटर में कुछ करंट है तो वो किस पाथ को फॉलो कर लेगी? दैट इज 3 है, तो ग्रीन वाला लो, ग्रीन से हो करके, तो अगर एक्सीडेंटली हुआ तो बॉडी में भी पिकअप कर लिया, जो अर्थिंग वायर इससे आ रहा है, समझो तुम्हारे उसी मेटल से ही जुड़ा हुआ है अर्थ। ये जो नीचे जा रहा है सब में मेटल से, समझ में आ गई बात? तो क्या लिखते हैं बताइए? दिस इज अवॉइडेड बाय, अवॉइडेड बाय connecting metallic body को to ground। metallic body को हम किससे कनेक्ट कर देते हैं? Ground is a good conductor and can absorb any amount of electric charge। जितना चार्ज दे सको, धरती कहाँ रुकने वाली, इतना। सो इस तरीके से metallic, so if the metallic body is directly connected to ground by certain means, then it is called earthing। If metallic body of electric appliance, metallic body चाहे फ्रिज की लो या किसकी लो, समझ में आया, is directly connected to earth, वो हम आगे लिखेंगे, इसमें कॉपर की स्ट्रिप होती है और वो किया जाता है, लेकिन 2 लाइन में कोई किस पूछे तो क्या लिखोगी, क्या बताओगी? If metallic body of the electric appliance is directly connected to earth, then क्या होगा बताइए? It is called grounding। This bypasses the leakage current directly to ground and safeguards the user। ये यूजर को बचा ले जाता है। अब लीकेज करंट को सीधा कहाँ फैसिलिटेट कर देता है? अर्थ में जाने के लिए। तो वो उसके थ्रू नहीं जाएगा, तुम चाहे नंगे ही पैर क्यों न रहो, वो जानेगा इनके थ्रू क्यों जाना, हमें कॉपर वायर मिल रहा है लंबा चौड़ा, वहां से जाएंगे, इनकी बॉडी से क्यों जाएंगे? क्योंकि हम उतने अच्छे कंडक्टर नहीं है। लेकिन कॉपर वायर, वो भी चौड़ी स्ट्रिप के साथ नमक में डुबोया हुआ है, बोलो उससे जाएगा कि तुम्हारे से जाएगा? यही बात है कि नहीं? तो क्या इफ when metallic body, क्या लिखते हैं? metallic body of electric appliance is directly connected to earth by grounding wire। और ग्राउंडिंग ना लिख के अर्थिंग वायर भी लिख सकते हैं, बाई फिर कॉपर वायर। आपको ग्राउंड, जो ग्राउंड में जाता है उसे ग्राउंडिंग वायर है, या फिर दूसरा क्या कह सकते हैं? अर्थिंग वायर। देन इट इज कॉल्ड अर्थिंग, देन इट इज कॉल्ड अर्थिंग। कितनी बात समझ आ गई? अच्छा बताओ, अर्थिंग इज एस, ये क्या है? मतलब सेफ्टी मेजर है। अर्थिंग इज ए सेफ्टी मेजर which
in this leakage current डायरेक्टली कहां रूट कर दी जाती है बताओ? रूटेड टू अर्थ एंड यूजर रिमेन्स सेफ. यूजर इससे सेफ रहता है. लीकेज करंट, ठीक है. व्हाट इज लीकेज करंट? इफ लाइव वायर एक्सीडेंटली कम्स in contact with metallic body, then unwanted current flows through metallic body which is called leakage current, which may lead to mishap. वो अलग से लिखाएंगे. अब जरा देखिए, it is अर्थिंग वायर किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? बाई ग्रीन कलर. is represented by, क्योंकि अर्थ ग्रीन है, ग्रीन कलर. और जो खतरनाक होता है क्या, उसे क्या कहते हैं? रेड. तो उसको लाइव वायर को रेड से कहते हैं. रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीन कलर. इन दिस, ठीक है, द बॉडी ऑफ ऑल मैन, ये क्या? ए वायर इज, वायर कनेक्टेड टू ब्रॉड कॉपर स्ट्रिप इज इंसर्टेड इनटू ग्राउंड. A pit of कुछ आप ये समझ लीजिए 50 सेंटीमीटर, ज्यादा नहीं करना है, 50 सेंटीमीटर का गड्ढा का, आधा मीटर. A pit of 50 centimeter is digged and, ठीक है, a broad copper strip is inserted in salt, some salty ground. And broad copper strip is inserted in it using 1 or 2 kg salt, common salt. सॉल्ट एक कंडक्टर होता है, तो आयनिक बना के रखेगा उस चीज को, ठीक है. And its connection is given to the third pin of every socket. इसका कनेक्शन किससे दे दिया जाएगा? It is connected, उसे थर्ड पिन कहते हैं. फर्स्ट पिन किसे माना जाता है? इसे. सेकंड पिन इसे और थर्ड इसे. लाइव को फर्स्ट माना जाएगा, क्योंकि वो ना होती तो तुम करंट कहाँ से लेते? थर्ड वाले को थर्ड पिन मानी जाती है. हाँ. And it is connected टू सॉकेट. ये सॉकेट में कनेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है. अब इसके बाद क्या होगा? एंड दिस कनेक्शन फर्दर गोज टू मेटेलिक बॉडी ऑफ ईच एप्लियंस. यही कनेक्शन जो वहां तक गया सॉकेट है, थ्रू प्लग. अब प्लग से ही कनेक्शन कहाँ जाने वाला है भाई? आपने सॉकेट तक तो वहां से पहुंचा दिया. थ्रू प्लग इट गोज टू metallic, it reaches to metallic body of every appliance. metallic body से ही तो उससे होकर के वहां जाएगा. सॉकेट तक यहाँ पहुंचाया. अब प्लग से, पिन प्लग से क्या होगा? थ्रू, लिखिए 3 पिन प्लग. ये सब सिर्फ सुविधा 3 पिन प्लग के लिए है, 2 पिन प्लग के लिए है ही नहीं. थ्रू थर्ड पिन ऑफ 3 पिन प्लग. हाँ, अर्थिंग है. थर्ड वाला ग्रीन है. सो थ्रू थर्ड पिन ऑफ 3 पिन प्लग इट इज कनेक्टेड टू मेटेलिक बॉडी. उसमें पीछे एक स्क्रू होगा, देख लेना उससे बाहर है, आज ही जाके देख लेना फिर, ठीक है. फिर और फिर उसी को तुम उसको भी छुओगी तब भी तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो उसी से जाएगा, तुम्हारे छूने से कुछ नहीं होगा, उसको रास्ता पता है कहाँ. सो प्लग इट इज कनेक्टेड टू मेटेलिक बॉडी ऑफ एप्लियंस. इसी को अर्थिंग कहेंगे, ठीक है. तो अर्थिंग हमें किस चीज से बचाता है? शॉर्ट सर्किट से प्रियांशु, कि या हमें जान से बचाता है? जान हमारी बचा लेता है. तो अल्टीमेटली हमें इलेक्ट्रिक शॉक से भी बचाएगा. मान लो लीकेज करंट की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक भी हो सकता है ना,
तो और ये शॉर्ट सर्किट नहीं है, ये सिर्फ इसमें इलेक्ट्रिक शॉक आएगा और आपकी जान जाएगी। अब हम देखेंगे लीकेज करंट क्या होती है। सर एक बार बताना, ये नमक क्यों डालते हैं? नमक इसलिए कि जमीन में क्या हो जाए कि ये देखो वो एक गुड कंडक्टर बना देता है, आयंस हो जाएंगे ना पानी में, तो आयंस आर गुड कंडक्टर। और नहीं तो SiO2 रखोगी जमीन तो सिलिका है, कब तक उसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट के भरोसे बैठी रहोगी कि एल्यूमिनियम आयंस होंगे। तो SiO2 है सिलिका, इसमें कहीं आप ज़्यादा उम्मीद ना करें। थोड़े बहुत अगर मिनरल्स हुए तो वे और अपनी तरफ से ऐड कर दो, ये ज़्यादा चाहो। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये अगर फ्रिज का पिछला हिस्सा है तो इसमें यहाँ पर एक स्क्रू है जो अंदर तक गया हुआ है, और इसी से कनेक्टर ये 3 पिन है और ये 2 पिन है, तो 2 पिन भी यहाँ से आएगी। तो 2 पिन कौन कौन सी आएगी? एक रेड आएगी, रेड क्या काम करेगी? और ये जो थर्ड है ये ग्रीन है। ऐसा नहीं कि वैसे वायर भी ग्रीन रहेगा, तुम देखोगे ना खोल के तो उसमें एक वायर ग्रीन रहेगा, जो नए नए इक्विपमेंट्स लोगे तो उसमें रेड ग्रीन सब रहता है। और एक इसमें लाइव है तो वो यहाँ पर होगा, और एक ब्लैक होगा तो ये दूसरा है। तो ये तीनों प्लग रहेंगे और तीनों ही उस सॉकेट में भी वहीं जाएंगे अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशन, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर ये 3 पिन है, इसमें करंट लाइव से जाएगी, और जो ड्रेनेज करंट है ये तो जो इनकमिंग करंट है, और इस करंट को क्या कहते हैं? ड्रेनेज करंट। ड्रेनेज तुम्हारे यहाँ अलग है, जहाँ से यूज्ड वाटर जाता है ड्रेनेज लाइन अलग होती है और मेन टैप लाइन अलग है। ऐसा थोड़ी होगा कि ड्रेनेज से तुम पानी पियो, कोई नहीं पी सकता, और मेन को कर दो ड्रेनेज ऐसा नहीं हो सकता। तो ड्रेनेज का मतलब जो रेसिडुअल करंट है, और एक होती है सप्लाई लाइन करंट। ये कौन सी हुआ? सप्लाई लाइन, ठीक है। इसी को तुम रेसिडुअल करंट भी कहोगे। क्या इतनी बात तुमको समझ में आ गई? देखो स्क्रू में मैंने लगाया है, और इसके आगे क्या दिखा दो कि ये चीज आगे जाके कहाँ गई है। बस तुम्हें अर्थिंग दिखाना है तो इतना कहना काफी है। ये लाइव वायर, ये न्यूट्रल, 3 कनेक्शन हो गए। इसे क्या लिखे बताओ? न्यूट्रल वायर, और ये लाइव वायर, और ये अर्थिंग वायर। ऊपर क्या है? इतनी बात, ठीक है। अब आगे देखिए, दैट इज लीकेज करंट क्या होती है। सर अगर इसमें ग्रीन वायर काट दे तो फर्क तो क्या पड़ेगा? बोलो? अगर ग्रीन वायर काट दे तो भी फर्क तो नहीं? कुछ फर्क नहीं। अगर आपका अप्लायंस नया है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 10 साल 20 साल पुराना है, तुम अपने को, बहुत सारे लोग फ्रिज भी 2 पिन से चला रहे हैं तो चल जाएगा। मान लो कहेंगे कि नहीं यार 3 पिन नहीं है, 2 पिन पॉइंट है, कई जगह 2 पिन प्लग ही है, और कई लोगों के अर्थिंग वायर झूठी है, उन्होंने कहीं भी कॉपर में डाल के नहीं रखा हुआ है। इवन हमारे पुराने क्वार्टर्स जो सुब्रतों में हमने चेक किया है, उसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं कनेक्टेड है। शुरू में हो गया कनेक्टर होगा, सारे तार टूटे पड़े हैं। तो ऐसे लोग तुम इंश्योर करोगे, लेकिन झटका आएगा अगर पुराना फ्रिज है। तो ये ना सोचो कि अर्थिंग बचा ले जाएगी, तो बचाएगी नहीं, आपको झटका मिलेगा। तो इसका मतलब वो सब समय समय पे देखना पड़ेगा ना कि यहाँ तक तो गया, क्या वहाँ पर टूट तो नहीं गया कि कोई वहाँ से बगल से ट्रॉली चल गई और तोड़ ताड़ दिया, तोड़ ही देगी, वो तार ही तो गया है अंदर। अब यहाँ पर आप देखिए, व्हाट डज इट मीन बाय लीकेज करंट। सो इफ कोई भी वायर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, क्या न्यूट्रल वायर में करंट नहीं होती? उतना झटका नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा भी आता तो आदमी डर जाता है ना यूज करने। तो मैं लिख रहा हूँ लाइव वायर, लेकिन न्यूट्रल में भी करंट होती है। ना लिखना, न्यूट्रल मत लिखना, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ठीक है। लाइव वायर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद मेटेलिक बॉडी of electric appliance, then ठीक है, a current flows
through metallic body a current flows through body which ultimately find its way to ground. वास्तव में वो कहीं ना कहीं से फ्लो करती जाएगी. So this increases our electric bill and may lead electric shock. This increases our electric bill and may lead to electric shock. इससे हमें झटका भी लग सकता है. Such problems can be eliminated by using grounding or changing the appliances with new. Such problem is eliminated by ensuring grounding or and replacing appliance with new. या उसकी सर्विसिंग या रिपेयरिंग कुछ भी करा सकते हैं. ठीक है. एक चीज आती है इलेक्ट्रिक फ्यूज. ये बहुत छोटा सा होगा. इसमें दोनों तरफ मेटेलिक कैप होगी और एक पतला लेड और टिन के एलॉय का बना है यहाँ से यहाँ. ये चीज कहीं पर भी पुश फिट हो जाती है, जल्दी जाएगी. पंखों में तो होता है. हैं? पंखों में पंखे में नहीं होगा. ये सब अप्लायंस में होगा. जो भी आयरन है इन सब के अंदर एक इलेक्ट्रिक छोटे छोटे ये चीज है. दैट इज, इसको ध्यान से देखना. तो इसमें तुम्हें एक तार भी दिखेगा. ये अपनी कॉपी पे रख के देखो तो बीच में तार दिखेगा. ठीक है. वो गल जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज काम करना बंद हो जाएगा. ये देखो इसके बीच में तार है कि गल गया है ना. तो यही है इलेक्ट्रिक फ्यूज. और ये मेटल कैप है. ये पीछे दे दीजिए. तो इसी तरीके से रहेगा. स्टील का रहता है. वर्क इसलिए कि लेड टिन एलॉय है. ये कौन है बताइए? लेड टिन. बहुत पतला वायर है. PBSN ये है लेड टिन. तो इट इज ए लो मेल्टिंग डिवाइस. और इसके इधर भी स्प्रिंग लगी हुई है. यहाँ क्या लगा है? स्प्रिंग. और ये कैविटी है. ये तार यहाँ भी जा रहा है. ये बाकी आगे तार है लेकिन उसको इसी के थ्रू होके जाना है. So if current passes through electric fuse, तो करंट इसमें से पास हो रही है more than its rating current. जैसे इनको जो दिया है हो सकता है 5 एम्पियर की रेटिंग का. हम लोग बाजार से खरीद के लाते हैं और इनको दिया हमने 10 एम्पियर की रेटिंग का है. तो हर एक वो पूछेगा तुमसे 1 एम्पियर की रेटिंग है कि 2 एम्पियर. ये हमारी 1 एम्पियर ले रही है. ये मान लो 0.8 एम्पियर ले रहा है. और पूरा अगर हम यहाँ का खर्चा देखें तो टोटल 2.5 एम्पियर, क्योंकि सारी करंट लास्ट में जुड़ेगी ना. टोटल करंट कितनी हुई? तो तुम्हें बताओ यहाँ पर जो फ्यूज लगाना चाहिए नेहा, वो 3 एम्पियर का लगाना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्यूज की 15 एम्पियर. समझो 1 एम्पियर इसने लिया, 0.8 इसने लिया, इन सब ने 0.1 ले लिया, सब कुछ ले लिया. तब भी मैं कह रहा हूँ कि 2.5 एम्पियर हो गई टोटल करंट अगर सब कुछ जला रही है. जैसे 3 से ज़्यादा है. तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि पता चले यहाँ सब कुछ शॉक हो जाए, इलेक्ट्रिक फ्यूज मजा कर रहा है. 15 आएगी तो देखेंगे अरे यहाँ सब जल गया हमारा घर. और तुम वो 50 पैसे की डिवाइस है ये. तो बताओ तो 50 या 1 रुपए की आती है बजाने, इससे ज़्यादा नहीं. तो अब ऐसी डिवाइस जो है वो काम ही ना करे. तो वी शुड सी हाउ मच करंट वी आर ड्रॉइंग एंड थोड़ी एज ले लो. जैसे 2.5 एम्पियर है 2.5 एम्पियर, तो 3 एम्पियर का ले लो. उससे ज़्यादा मत लो दिस. ठीक है कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? इट इज लो मेल्टिंग डिवाइस यूज्ड इन सर्किट इन सीरीज. कैसे लगाओगे? इन सीरीज. इट इज लो मेल्टिंग. ये सब कुछ तुम्हारी बुक में लिखा है. देखो किस किस रेटिंग का फ्यूज आता है, आखिरी पेज पे लिखा है सब कुछ. आप लोगों को मिल जाएगा. ये यहीं पे लिखा होगा
ये इलेक्ट्रिक फ्यूज यहाँ पढ़ो, नहीं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में ना सेकंड पैराग्राफ पढ़ो। सो इट इज लो मेल्टिंग डिवाइस मेड ऑफ, किसका बना हुआ है बताइए, लेड टिन एलॉय, ठीक है। इफ करंट मोर देन रेटेड करंट passes through it, it get melted and disconnects the circuit and saves our costly appliance। बाजार से फिर लाओ और स्प्रिंग लोडेड है, फिर से पुश फिट कर दो, फिर चलने लगता है। या उसके साथ एक दो फ्यूज आते ही हैं हर डिवाइस तो के मतलब साथ, एक सर्किट के बीच में लगता है ये तो डिस्कनेक्ट कर देगा, मेल्ट हो जाएगा। सर्किट। इफ करंट मोर देन रेटेड करंट पासेस थ्रू, ज्यादा करंट जाएगी तो जूल हीटिंग डिवाइस या लॉ से ये क्या मेल्ट नहीं हो जाएगा। तो इफ करंट मोर देन रेटेड करंट passes through it, दिव्यांगी सेंटेंस पूरा करो। इफ करंट मोर देन रेटेड करंट, जिसकी कोई रेटिंग है फ्यूज की, जैसे तुम्हारे बुक में लिखा गया ये 1 एम्पियर से 15 एम्पियर तक बाजार में आते हैं, 15 एम्पियर बहुत होता है इंडस्ट्रियल यूज है। बोलो दिव्यांगी। If current more than rated current pass through it, the lead tin alloy get melt. सही है, द फ्यूज वायर गेट मेल्ट एंड And the electric current opens the circuit, सर्किट को क्या कर देगा, ओपन हो गया सर्किट, एंड नो करंट पासेस एंड सेफ गार्ड अवर कॉस्टली एम्प्लॉय। बोलो बात समझ में आ गई, सेंटेंस पूरा करो सृष्टि। Then it melts the then it melts the बताओ एकलव्य। Then it melts the fuse wire बहुत अच्छा। and एंड it protect the appliance एंड ओपन्स द सर्किट, ठीक है, and open the ठीक है। देन इट मेल्ट्स फ्यूज वायर, ये जूल हीटिंग लॉ से हुआ है। फ्यूज वायर, सर्किट गेट ओपन, सर्किट गेट opened and our costly appliance get saved, costly appliance are saved। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको हम कल बताएंगे, मतलब सर्किट नहीं बताया ना, ये तो अलग अलग डिवाइसेस बताई, सर्किट तो वो बना जो तुम्हारी बुक में। चलिए लाइए, और एक फ्यूज कहाँ है, कल सुबह आपकी 10:30 क्लास होगी। सर कल देख कल वोटिंग डे है, वोट डाल के सीधे यहीं आ जाना, ये नहीं कि इधर उधर घूमने लग गए। सर ये वोट डाल के यहाँ आ जाओ बस। होने वाला हाँ, बंद करिए। होने वाला वोट थोड़ा डाल